अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। पीरियड है 1947 से लेके 67 तक का पीरियड। क्योंकि इस पीरियड को एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि 47 से लेके 67 तक का जो एरा था, इसमें कांग्रेस पार्टी ने जितने भी इलेक्शंस इसमें हुए उसमें 74% 75% सीटें हासिल की। वो मैंने आपको पढ़ाया है। और आज जो इसी चैप्टर से हमने टॉपिक चूज किया है दैट इज मेजर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। क्योंकि इस वन पार्टी एरा के पीरियड में खाली कांग्रेस ही नहीं थी जिसने चुनाव में हिस्सा लिया, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो अपोजिशन में थी। तो इसमें हमें आज जो पार्टी हमने चूज की है वो है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो टुडेज टॉपिक इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट्स रोल एंड एजेंडा। Its role and agenda. This is the name of topic. Let me repeat it again. Today's topic is the Communist Party of India and its role and agenda. अब जो major opposition parties थी, among all the major opposition political parties, one of the major opposition party during the one party dominance era was Communist Party of India. So today we will discuss its role, its agenda. फर्स्ट थिंग इज दैट सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं हम, कब वजूद में आई और क्यों वजूद में आई। दिस पार्टी वॉज इंस्पायर्ड बाय बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया रशिया में। वहां पे जो लोग थे वो चाहते थे और उन्होंने वहां पे सोशलिज्म को बढ़ावा दिया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया, और इस तरह से पूरी दुनिया में ये रेवोल्यूशन आम हो गया। और इसी रेवोल्यूशन से जो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग थे वो बड़े मुतासिर हुए, और उन्होंने, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अभी बनी नहीं थी हिंदुस्तान में, तो इसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हुए और पूरे वर्ल्ड में बड़े फेमस होने लगे और अपनी अपनी कंट्रीज में कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। उसी तरह से जब हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट ग्रुप्स इमर्ज्ड इन इंडिया इन 1920। ये 17 के बाद जो ये रेवोल्यूशन आया उसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हिंदुस्तान में बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो थे वो इमर्ज हुए 1920 में। अब जो बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज हुए तो उसके बाद इन 1924 सीपीआई वाज फाउंडेड बाय एमएन रॉय एंड एस डेंगे। ये जो एमएन रॉय थे या एस डेंगे थे, ये बड़े फेमस लोग थे और इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनफैक्ट एमएन रॉय ही प्लेड अ वाइटल रोल इन इट्स फाउंडेशन। तो 1924 में जो हिंदुस्तान में सीपीआई वजूद में आई और एमएन रॉय जो थे वो मेन फाउंडर थे इस पॉलिटिकल पार्टी के, तो इनका अपना एजेंडा था, अपनी पॉलिसीज थी। उससे पहले कांग्रेस भी थी, उससे पहले यहाँ पे मुस्लिम लीग भी थी। तो इसी तरह से 24 में हिंदुस्तान में सीपीआई जो थी, एमएन रॉय या एस डेंगे जो थे, ये मेन फाउंडर्स थे। इन्होंने शुरुआत की इस पॉलिटिकल पार्टी की, इस आइडियोलॉजी की हिंदुस्तान में भी। They advocated socialism as a solution to the problems of the country. इनका मानना था कि अगर हिंदुस्तान जो है जिन हालात से ये गुजर रहा है, चूंकि ब्रिटिश रूल उन दिनों था, जितनी प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में थी, तो इनका मानना था कि बेस्ट सोल्यूशन तमाम प्रॉब्लम्स से हिंदुस्तान को तभी छुटकारा मिलेगा जब वो सोशलिज्म को अपनाएंगे, जब वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाएंगे। एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी। इनफैक्ट जब हम बाइपोलैरिटी पढ़ते हैं 45 से लेके 90 तक, इसने बराबर कैपिटलिज्म का मुकाबला किया। और ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो थी ये यूएसएसआर ने अपनाई थी, चाइना ने अपनाई थी। तो इन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका छुटकारा
खाली और खाली सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अपना के ही हो सकता है। Since 1935, communists worked within the fold of Congress, जो कि इन्होंने अब 1935 onwards कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि इससे पहले जो थे, दिस पार्टी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1934 एंड इट्स लीडर्स वर अरेस्टेड। इस पॉलिटिकल पार्टी को 1934 में इलीगल करार दिया गया और इसके सारे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और वो चाहते नहीं थे कि कम्युनिज्म का बढ़ावा हिंदुस्तान में हो। तभी जाके उन्होंने इनके लीडर्स को अरेस्ट किया और सीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी, इस पर बैन लगी, इसको इलीगल करार दिया गया। और फिर इन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल करार दिया और हमारे जो लीडर्स थे इनको जेल में बंद कर दिया गया, तो देन दे डिसाइड टू मर्ज विथ कांग्रेस। तो उन्होंने क्या किया, 1935 में कम्युनिस्ट्स वर्कड विद इन द फोल्ड ऑफ कांग्रेस। अब जल्दी से ये कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन किया और कांग्रेस में मर्ज हो गए। और उसके बाद चूंकि कांग्रेस के साथ ही ये चलते रहे 41 तक, और 41 में क्या हो जाता है, इन 1941 कम्युनिस्ट सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड सपोर्टेड ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट नाजीज। 41 में क्या हो जाता है कि कम्युनिस्ट जो थे वो सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हो गए? क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स ने कम्युनिस्ट से कहा था, और कम्युनिस्ट जो थे इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को नाजीज के खिलाफ। नाजी पॉलिटिकल पार्टी थी जर्मनी में, हेडेड बाय हिटलर, तो दे सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट हिटलर। कम्युनिस्ट जो थे दे सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस एंड दे सपोर्टेड ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट नाजीज। और उसके साथ साथ ही ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज द कम्युनिस्ट्स हैड स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द कांग्रेसमैन एंड दे अपोजिट क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। क्योंकि जब यहाँ ब्रिटिशर्स का इन्होंने साथ दिया और 42 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान को छोड़ दो, अगेंस्ट ब्रिटिश जो मूवमेंट चली, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये क्रिटिसाइज करने लगी कांग्रेस को, और नेचुरली इख्तिलाफ शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस का मेन मकसद था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना, और इन्होंने कम्युनिस्ट्स ने सपोर्ट उस वक्त ब्रिटिशर्स को किया एंड दे क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसी ऑफ गांधी, दे क्रिटिसाइज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। और उसके बाद ये अलग अलग हो गए, इन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से काम शुरू किया। देन आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1952, और उस वक्त इन्होंने दे ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन। तो उसमें इन 1952 इलेक्शंस इट गॉट 16 सीट्स इन लोकसभा, and in 1957 second general elections it got 27, and in third general elections in 1962 it got 29। यानी दिन ब दिन इसका इजाफा हो रहा था, ये पार्टी स्ट्रांग हो रही थी। कभी 16 सीटें पहले जनरल इलेक्शन में, दूसरे में 27, तीसरे में 29, इसी तरह से ये पार्टी आगे बढ़ी। इनफैक्ट दिस पॉलिटिकल पार्टी वाज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ड्यूरिंग दीज फर्स्ट 3 जनरल elections, and then after in 1957 it got an opportunity to form government in Kerala। और इसका ये था कि इसकी आइडियोलॉजी केरला में बहुत ही ज्यादा वहां पे लोग इसके फॉलोवर्स थे, वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, सोशलिज्म को वो चाहते थे। तो इन्होंने 57 में वहां पे अपनी हुकूमत बनाई केरला में, जिससे और मजबूत हुए। लेकिन in 1964 CPI underwent a split due to ideological rift। अब नेचुरली एक पार्टी जो है उसका स्प्लिट तभी हो जाता है जब वहां पे ग्रुपिज्म खड़ा हो जाए, फैक्शन खड़ा हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज। ये इसके साथ भी हुआ। CPI जो था इसमें स्प्लिट हुआ 1964 में ड्यू टू आइडियोलॉजिकल रिफ्ट।
तो इसमें दो ग्रुप्स खड़े हो गए, सीपीआई एंड सीपीआईएम। यानी सीपीआई जो है, इसमें से दूसरा एक ग्रुप था, कुछ लोग थे जो प्रो सोवियत फैक्शन से ताल्लुक रखने वाले थे, जो सोवियत आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, एंड द अदर ग्रुप सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, they believe in Chinese socialism. They were pro Chinese people. तो इस तरह से जो सीपीआई का स्प्लिट हुआ 1964 में ड्यू टू आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी, तो इसने डिवाइड किया पार्टी को, इट डिवाइडेड पार्टी इनटू टू सेक्ट्स, प्रो सोवियत फैक्शन एंड प्रो चाइनीज ग्रुप। लेकिन ये जो दोनों ग्रुप्स थे, बोथ दीज पार्टीज कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर अंडर द बैनर ऑफ लेफ्ट फ्रंट। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो थी साथ में ही चलने लगी। इनके ख्यालात अलग अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था कि सोशलिज्म का बढ़ावा हो। अब चूंकि ये चाइनीज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले थे, चाइनीज सोशलिज्म का बढ़ावा देख रहे थे, थोड़ी बहुत लिटिल बिट डिफरेंस थी उसमें, और ये प्रो सोवियत थे, लेकिन बट बोथ दीज पार्टीज वर्कड अंडर द बैनर ऑफ लेफ्ट फ्रंट। और जो लेफ्ट फ्रंट था ये 1977 में एक बना, जिस तरह से आज हम देखते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसी तरह से लेफ्ट फ्रंट एक अलायंस बनी 1977 में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। इसमें खासकर वेस्ट बंगाल में ये बनाई गई। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। लेफ्ट फ्रंट जो था, इट वॉज एन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन वेस्ट बंगाल एंड फॉर्मड इन 1977। तो ये दोनों जो थे, दोनों ग्रुप्स, प्रो सोवियत फैक्शन और प्रो चाइनीज ग्रुप जो थे, दे बोथ वर्क अंडर द बैनर ऑफ लेफ्ट फ्रंट। तो इस तरह से यहाँ पे जो लेफ्ट फ्रंट था, दे आर इन पावर इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। लेफ्ट फ्रंट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन था, इन्होंने सरकारें बनाई, वेस्ट बंगाल में सरकारें बनाई, केरला में सरकारें बनाई, और जिसमें मेजर रोल प्ले किया सीपीआई और सीपीआईएम ने। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि 2004 में जो चुनाव हुए, उसमें दे इवन वन ओवर 60 सीट्स इन 2004 लोकसभा इलेक्शन। इन लोकसभा इलेक्शन जब 2004 में इलेक्शंस हुए, उस वक्त क्या था कि उस वक्त इन्होंने 60 सीटें हासिल की। दे इवन वन ओवर 60 सीट्स इन 2004 लोकसभा इलेक्शंस एंड आर अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स इन दिस एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। उस वक्त जो 2004 में कोएलिशन सरकार बनी, उस सरकार में इसकी 60 सीट्स आई, और उस सरकार में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अभी भी ये हर एक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है सीपीआई या सीपीआईएम, बोथ आर नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। अभी भी ये पावर हासिल करने के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और खासकर इनकी जो गिरफ्त मजबूत है वो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, या कि केरला में है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आज हमने पढ़ा। इसके बाद कल हम और एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को ले लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।